चलिए देखिए, इससे पहले हम दो डिफरेंट टाइप की मेथड्स आपको डिफाइन किए थे किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल या किसी भी पॉलीमर के मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को या मॉलिक्यूलर वेट जो भी कहते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, एक नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास मेथड था, दूसरा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास मेथड था। ठीक है, अब हम कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड से चलते हैं ये, जो कि आपका किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमरिक सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें से पहला मेथड आता है, देखिए बहुत अच्छी मेथड है, इजी मेथड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में आपने एक ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब आप कहीं पढ़ते होंगे तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर का एक इक्वेशन होता है, वन टॉप इक्वेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पाई इंटू वी इक्वल टू एन एस टी, कोई आर टी लिखता है एस। अब हम सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन कांस्टेंट लिख रहे हैं, अदरवाइज एन आर टी भी लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना, वैल्यू उतनी होता है जितना आर की वैल्यू होता है। ठीक, तो यहां से पाई इंटू वी इक्वल टू एन को आप खोलेंगे तो डब्ल्यू बी या डब्ल्यू अपॉन वी, सॉरी वी जो करेंगे क्या कहते हैं, एम इंटू एस टी। किसी का ग्राम मोल इक्वल होता है उसका ग्राम अमाउंट अपॉन उसका मोलर मास, कैपिटल एम। इसी को तो हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं ना, मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास एम। तो यहां से पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वी, नीचे आ जाएगा एस टी अपॉन एम। ठीक है, तो यहां से W अपॉन वी को हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से C एस टी अपॉन एम। ठीक हो गया, तो पाई अपॉन वी इक्वल टू, सॉरी पाई अपॉन C इक्वल टू कितना, एस टी अपॉन एम। हो गया, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा। ये अब ये कहता है ये जो आपका इक्वेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मैक्रोमोलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए केवल एक स्पेसिफिक कंडीशन पे रखता है, जबकि डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होगा। मतलब कहने का मतलब कि आपका टुवर्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन के यदि आप होंगे या कंसंट्रेशन टुवर्ड जीरो के यदि आप होंगे क्या, तो उस समय आप इस इक्वेशन की हेल्प से ऑस्मोटिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सुनना है, तो एट वेरी हाई डाइल्यूशन कंडीशन, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई डाइल्यूशन कंडीशन होगा तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन सी, एट कहां पे, सी टेंस टू जीरो के, जब कंसंट्रेशन टुवर्ड जीरो के होगा तो एस टी अपॉन वी, इस सॉरी एम, इस कंडीशन पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, एम की वैल्यू। कैसे, अब देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, देखिए यहां पे अब ये एक्सपेरिमेंटल चलेगा, अलग अलग कंसंट्रेशन पर पाई अपॉन सी की वैल्यू को आप कैलकुलेट कराएंगे भैया। पाई अपॉन सी की वैल्यू, ये पाई अपॉन सी और ये कंसंट्रेशन कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे सी इक्वल टू कितना होगा, जीरो से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो पाई अपॉन सी की वैल्यू को अलग अलग सी पर, मान लिया एक पर्टिकुलर सी पर हमने पाई अपॉन सी की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब वो तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनको कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपका इस टाइप का कुछ ग्राफ जनरेट होगा, ये ग्राफ जनरेट होता है। ठीक है, अब ये ग्राफ आपका बिल्कुल यहां तक तो आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता भैया, किसी भी सॉल्यूशन का यदि आप डाइल्यूशन करते हैं, मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो एक लिमिट तक ही तो डाइल्यूशन कर पाएंगे। इनफाइनाइट की सिचुएशन या सी इक्वल टू जीरो की कंडीशन तो आप गेन नहीं कर सकते ना। तो ये कहता है कि एक सर्टेन लिमिट जिसके बाद आप डाइल्यूशन फर्दर नहीं शो कर सकते हैं, तो वहां पे आप क्या करना है, इसका एक्स्ट्रापोलेशन कर लेते हैं। अनुमान से ग्राफ जिस पैटर्न पे आ रहा है उसी पैटर्न पे आगे बढ़ा लो। जहां पे ये पाई अपॉन सी वाले एक्सेस को काटता है ये कहलाता है इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट क्या हुआ, पाई अपॉन सी एट सी टेंस टू जीरो पे हो गया। ठीक है, सी टेंस टू जीरो पर पाई अपॉन सी की वैल्यू निकल गया, ये कैलकुलेट हो गया। एस ऑलरेडी कांस्टेंट है, जिस टेंपरेचर पे काम करे उस टी को पुट करें तो एम की वैल्यू को आपको यहां से गेन हो जाएगा, दैट विल बी द मोलर मास ऑफ द
मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर। ठीक है ना? कैसे? सबसे पहले वन टॉप इक्वेशन से पाई इंटू वी इक्वल टू एन एस टी, एन को आपने खोला मोल इक्वल टू ग्राम अमाउंट अपॉन मोलर मास, देन वी को नीचे लेके तो डब्ल्यू अपॉन वी, एस टी अपॉन एम। तो डब्ल्यू अपॉन वी ग्राम पर लीटर, दैट इज कंसंट्रेशन सी। पाई अपॉन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस टी अपॉन एम। अब ये कहते हैं कि हमारा इस मेथड से हम मोलर मास तभी निकाल सकते हैं जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा। तो हम यहां चलेंगे वेरी हाई डाइल्यूशन कंडीशन पे चलेंगे, पाई अपॉन सी है, सी टेंड्स टू कितने के? 0 के, तो एस टी अपॉन एम। अब ये वैल्यू यदि मिल जाएगा तो ये तो हमको नोन है, जहां पे काम कर रहे हैं वहां पर का टेम्परेचर, ये एस कांस्टेंट होता है तो एम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने पाई अपॉन सी और सी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, अलग अलग कंसंट्रेशन पर पाई अपॉन सी की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, ऑब्टेन किया, फिर ग्राफ बनाया। तो एक लिमिट तक आप कंसंट्रेशन को शो कर सकते हैं, उससे कम कंसंट्रेशन को आप नहीं शो कर सकते, तो ये वहां पे एक्सट्रापोलेशन से आपने ग्राफ को आगे बढ़ाया। तो जहां पे काटेगा वाई एक्सेस पे पाई अपॉन सी की वैल्यू आपका क्या है? उस पर्टिकुलर है सी इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपको गेन हो जाएगा। यहां पुट करके आप एम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है? ये कहलाता है आपका पहला मेथड, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ठीक है? देन सेकेंड मेथड में आते हैं। दूसरा मेथड है विस्कोसिटी मेथड। विस्कोसिटी मेथड के तो भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक क्या है? ये किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट आपका जो पॉलीमरिक सब्सटेंस है उसका मोलर मास मेजर कर सकते हैं। तो दूसरी मेथड का नाम है दूसरी मेथड में चलेंगे तो ये भी लिखे विस्कोसिटी मेथड। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी मेथड्स हैं सब। ठीक होगा ना? देखिए ठीक, इसमें सपोज विस्कोसिटी मेथड से आप ऑस्मोटिक मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट यदि डिटरमाइन करने जा रहे हैं तो आप पहले पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल को आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। जिस सॉल्वेंट का विस्कोसिटी हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट विस्कोसिटी ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू ईटा 0। ठीक हो गया? एंड मैक्रोमोलिक्यूल को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया तो उसका विस्कोसिटी भी होगा एक फिक्स वैल्यू। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमरिक या मैक्रोमोलिक्यूल कंटेनिंग सॉल्यूशन इक्वल टू ईटा पी लिख लेते हैं इसको। चलिए ठीक है? देन रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमरिक सॉल्यूशन कितना होगा? रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमरिक सॉल्यूशन, रिलेटिव का मतलब किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो ईटा पी जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसके विस्कोसिटी से डिवाइड कर लो तो ये रिलेटिव कहला जाएगा आपका। ठीक है? एंड अब रिलेटिव निकलेगा तो एंड एक और टर्म आता है स्पेसिफिक विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमरिक सॉल्यूशन। ठीक है? इसको हम लिख लेते हैं ईटा एस पी इक्वल टू होता है आपका रिलेटिव विस्कोसिटी -1 के। ठीक हो गया? तो इसको आप कितना लिख सकते हो? इक्वल टू ईटा पी माइनस ईटा ओ, ये 0 जो भी लिखते हैं, अपॉन ईटा 0। ये हो गया स्पेसिफिक विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमरिक सॉल्यूशन। फिर एक और टर्म आता है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। ठीक है? रिड्यूस्ड विस्कोसिटी ईटा रिड्यूस्ड इक्वल टू होता है ईटा एस पी स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। ठीक है? पर यूनिट कंसंट्रेशन आपका, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो फिर NSP डिवाइडेड बाई C। मतलब C की वैल्यू 1 होगा तो उसमें स्पेसिफिक विस्कोसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन को आप क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। ठीक हो गया ना इतना तक? तो यहां से एक और लास्ट टर्म, बिल्कुल लास्ट टर्म है,
इंटर आयंसिक विस्कोसिटी, इंटर आयंसिक विस्कोसिटी इसको हम ईटा से लिख लेते हैं जस्ट, ये इक्वल टू होता है भी आपका रिड्यूस्ड विस्कोसिटी एट C टेंड्स टू 0 पे। मतलब जब क्लोजर टू 0 कंसंट्रेशन होगा या इनफाइनाइट डाइल्यूशन के क्लोजर होंगे तो उस समय जो आपका रिड्यूस विस्कोसिटी होगा उसी को हम क्या कहते हैं इंटर आयंसिक विस्कोसिटी। और इसी को अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं फिर N SP अपॉन C, क्योंकि ये इक्वल टू यही तो था C टेंड्स टू कितने पे 0 पे। ठीक हो गया इतना। तो अब यदि हमको इसका ये कैलकुलेट हो जाए तो हमारा आगे का काम बन जाएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, ये ना फिर वही ग्राफिकल चलेंगे। ये हो गया कंसंट्रेशन C और किसके बीच में, इसको ले लो या इसको लिख लो, जो भी लिखता है N ईटा SP अपॉन C। इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया आपने, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया और ये जो ग्राफ आएगा वो फिर से ऐसी अलग अलग कंसंट्रेशन पर रिड्यूस विस्कोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट होगी ना। रिड्यूस विस्कोसिटी मतलब इतने को कहते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन कैलकुलेट होगा, लेकिन एक सर्टेन कंसंट्रेशन से नीचे जाना फिर पॉसिबल नहीं होगा भैया। C इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0, ये है C इक्वल टू 0 की कंडीशन। तो यहाँ पे हमको वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर एक्सट्रापोलेशन कर देंगे इस ग्राफ का, ऐसे नहीं ये हुआ। तो यहां से जब ये काटेगा यहाँ पे तो यही तो हुआ आपका जो इंटरसेप्ट आया है, जहां पे ईटा SP अपॉन C की वैल्यू कट रही है, सॉरी एक्सेस कट रहा है, ये हुआ आपका NSP अपॉन C एट C टेंड्स टू कितने पे 0 पे। ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेट हो गया कहां से, यहां से इंटरसेप्ट से। यही हो गया हमारा इंटर आयंसिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला आता है इंटर आयंसिक विस्कोसिटी, उसको जस्ट ईटा से लिख रहे हैं, इक्वल टू होता है आपका K इंटू M की पावर A। यहां पे आपका ईटा है इंटर आयंसिक विस्कोसिटी, C इक्वल टू या C टेंड्स टू 0 पर जो आपका रिड्यूस विस्कोसिटी या स्पेसिफिक विस्कोसिटी अपॉन C कैलकुलेट हुआ है, ये आपका ईटा है। ठीक है, ये तो यहां से निकल गया। K और A कांस्टेंट होता है, इन सभी को पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, M की वैल्यू गेन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्या मोलर मास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, देन एक और मेथड आता है आपका तीसरा मेथड। यहां पे समझ रहे हैं ना, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ईटा 0 लिखा, पॉलीमर की ईटा P लिखा, तो रिलेटिव कितना होगा, पॉलीमरिक सॉल्यूशन का रिलेटिव विस्कोसिटी निकाला तो उसका विस्कोसिटी अपॉन सॉल्वेंट का। ठीक है, और स्पेसिफिक कितना होगा, जो रिलेटिव R का है उतना -1, तो ये हो गया। और रिड्यूस विस्कोसिटी होता है स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक अपॉन C को हम क्या कहेंगे रिड्यूस विस्कोसिटी। और वही रिड्यूस विस्कोसिटी इंटर आयंसिक विस्कोसिटी कहलाता है जब C टेंड्स टू कितना होगा आपका 0। तो आप इतना कह सकते हैं या इतना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू ये है। तो यहां से फिर हमने क्या किया, रिड्यूस विस्कोसिटी, ये रिड्यूस टी तो रिड्यूस विस्कोसिटी और C के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो एक सर्टेन लिमिट तक मिला। उसके बाद एक्सट्रापोलेशन से यहाँ पे आपका ये रिड्यूस विस्कोसिटी वाले एक्सेस को काट रहा है तो ये इंटरसेप्ट निकलेगा, यही हुआ C टेंड्स टू 0 पर रिड्यूस विस्कोसिटी। इसको आप ये इंटर आयंसिक विस्कोसिटी जो भी कहते हैं, तो उसी इंटर आयंसिक विस्कोसिटी को यहाँ पे पुट करेंगे। K और M कांस्टेंट है, इन सभी की L से M की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देन तीसरा मेथड आता है आपका इजी मेथड्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिजिकल है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, कहीं कहीं पे मैथमेटिकल पार्ट जो आता है उसको समझना है। देन देखिए तीसरा लाइट स्कैटरिंग मेथड आती है आपकी, थर्ड है लाइट स्कैटरिंग मेथड। ठीक है, लाइट स्कैटरिंग मेथड क्या कहता है, देखिए ये इसका जो स्पेसिफिक नेचर है पहले तो उसको समझें। ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होगा, 10 की पावर 6 के आसपास होगा आपका। उनके मॉलिक्यूलर वेट को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने के लिए हम लाइट स्कैटरिंग मेथड का यूज करते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो आपके पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं
लगभग 10⁶ के आसपास जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो उनके मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए जिस पर्टिकुलर मेथड को हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज लाइट स्कैटरिंग मेथड। ठीक है, और ये लाइट स्कैटरिंग मेथड पूरा का पूरा आपका स्कैटरिंग फिनोमेना पर बेस्ड है। जैसे आपका कोई मॉलिक्यूलर सैंपल है, पॉलीमर का सॉल्यूशन बनाया, वहां से आपने क्या डाला, रेडिएशन डाला। जैसे ये ना मॉलिक्यूलर सैंपल है, तो इस मॉलिक्यूलर सैंपल से आपने रेडिएशन डाला, तो इसमें से रेडिएशन जब हम डालेंगे तो रेडिएशन में से क्या होगा, जब इसमें से पास करेगा तो क्या होगा, कुछ रेडिएशन आपका क्या होगा, स्कैटरिंग करेगा। तो उसी स्कैटरिंग किए जाने वाले रेडिएशन के क्या है, नंबर या नेचर के अकॉर्डिंग आपका क्या है, इस पूरी मेथड को हम डिफाइन करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे ना, मैक्रोमोलिक्यूल जो है उसका कोलाइडल सॉल्यूशन क्रिएट किया, वहां से रेडिएशन डाला, तो रेडिएशन को क्या करेगा, वो स्कैटर करेगा। ये स्कैटर करने का फिनोमेना ही तो आपका टिंडल इफेक्ट होता है ना। तो टिंडल इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये कहता है कि आपका सपोज हमने इसमें एक रेडिएशन डाला जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी, I0 था, और यहाँ से स्कैटर होने वाला जो रेडिएशन था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, I थी। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है ना, I इक्वल टू होता है I0 इंटू e⁻⁻, ये होता है T इंटू L। ठीक है, जहां I0 क्या होता है, I0 क्या है, सैंपल से या पॉलीमेरिक सॉल्यूशन से आपका क्या है, स्कैटर क्या है, जो आपका पास होने के बाद जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी है। इस पॉलीमेरिक सॉल्यूशन से क्या है, स्कैटर होने के बाद जो आपका रेडिएशन निकला या ट्रांसमिटेड, सॉरी स्कैटर होने का जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन निकला उसकी इंटेंसिटी I। ठीक है, I0 क्या है, जो इसमें फॉल कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी I0 है। ठीक है, L क्या है, ये आपका सैंपल ट्यूब होता है, उसकी एक लेंथ होगी सेंटीमीटर में, उसको हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। T क्या आपका, T आपका यहाँ पे सॉल्यूशन टर्बिडिटी कहते हैं इसको। ठीक है, T कहलाता है आपका, ये नया टर्म है। I तो आप जानते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन का इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी L, सैंपल ट्यूब का लेंथ इन सेंटीमीटर, और T होता है आपका सॉल्यूशन टर्बिडिटी। ठीक है, अब सॉल्यूशन टर्बिडिटी क्या बताता है आपका, सॉल्यूशन टर्बिडिटी एक्चुअली ये बताता है आपका कि पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर लेंथ से, जैसे ये सॉल्यूशन क्या है, ट्यूब आपका, इसके अंदर आपका एक सर्टेन लेंथ होगी, हो सकता है 10 सेंटीमीटर लेंथ का ट्यूब है, तो पर सेंटीमीटर लेंथ से स्कैटर होने वाले आपके जो रेडिएशन है उसका क्या है, मेजरमेंट किससे पता चलता है, आपका टर्बिडिटी T से पता चलता है। अब इसी टर्बिडिटी को निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, आपका देखिए, सीधे हम उस फॉर्मूले पे ही चलेंगे क्योंकि उसका यूज है हमारे लिए ज्यादा। तो T इक्वल टू होता है HCM। ठीक है, HCM, T तो टर्बिडिटी है, H कांस्टेंट होता है, जो रेडिएशन इसमें यूज करें उसकी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है H की वैल्यू। ठीक है, एक कांस्टेंट हुआ एक तरह का, लेकिन जिस रेडिएशन को हम यूज करें उसकी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट। C क्या आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, और M है जो मैक्रोमोलिक्यूल इसमें डिसॉल्व करके उसका मोलर मास। तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं, इसको देखो, ये हो गया आपका 1/m इक्वल टू 1/m इक्वल टू HC/T। ठीक हो गया, इस इक्वेशन में। अब फिर ये मान ले प्रिंसिपल इक्वेशन होगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अब आप क्या करेंगे भैया, देखिए ग्राफ प्लॉट कराएंगे किस किस के बीच में, ये हमारे पास कंसंट्रेशन और ये है HC/T। ठीक हो गया, H आपका क्या है, कांस्टेंट है, हमने वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंडेंट है। C कंसंट्रेशन है, जो आप यहां पुट करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग C यहां पुट करेंगे। T आपका सॉल्यूशन टर्बिडिटी है। ठीक होगा ना, तो वहां से आपका जो ग्राफ आएगा इसके और इसके बीच में, वो ग्राफ इसी पैटर्न पे आएगा जैसे पहले दो मेथड्स में आया था। फिर उसको आप क्या करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे, तो यहाँ पे काटेगा C इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ पे जहां पे काटेगा HC/T वाले एक्सेस को, ये इंटरसेप्ट हो गया, तो ये हुआ HC/T एट C इक्वल टू कितने पे, या C टेंस टू कितने पे, 0 पे। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका। तो अब मैं यहां से वैल्यू को पुट करूंगा, HC/T। मोलर मास निकालने के लिए हमेशा क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी हाई डाइल्यूट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट डाइल्यूट के अप्रॉक्स आपका चलना चाहिए, तभी आपके सारे मेथड्स में वैसे निकल पाएगा अपॉन m। तो यहां से C टेंस टू 0 पर HC/T की वैल्यू कैलकुलेट हो गए, तो इसको आप यहां पुट करो तो 1/m, उससे आपका मोलर मास का मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका लाइट स्कैटरिंग मेथड। पहले हमने कहा कि इस मेथड का यूज कब करेंगे, जब
लार्ज आपके पॉलीमरिक सब्सटेंस होंगे जिनका मोलर मास आपका अप्रॉक्स 10⁶ के आसपास होता है, उनके एक्यूरेट मोलर मास मेजरमेंट के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, जो कि आपका लाइट स्कैटरिंग पर बेस्ड आपका मेथड है, जो ये कहता है कि जब हम इसमें रेडिएशन डालेंगे तो उस रेडिएशन का कुछ पार्ट आपका क्या होगा, भी आपका क्या है, मॉलिक्यूल के द्वारा स्कैटर होगा। वो स्कैटर होने वाला रेडिएशन कितना ज्यादा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स का साइज है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है छोटा है, मॉलिक्यूल का नंबर कम है ज्यादा है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, I = I0 e⁻⁻t × L, जहां पे I क्या है आपका ट्रांसमिटेड जो रेडिएशन होगा उसकी इंटेंसिटी, ये इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी, आपका L ये क्या है सैंपल ट्यूब का लेंथ सेंटीमीटर में होता है, और T क्या है सॉल्यूशन टर्बिडिटी। इस सॉल्यूशन टर्बिडिटी को हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आपका पर सेंटीमीटर लेंथ से जो आपका स्कैटर होने वाले रेडिएशन है वो कितने होंगे, उसको हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, टर्बिडिटी से। तो T = होता है HCM, एक फॉर्मूला रिलेशनशिप है, यहां से आपका 1/T, M को नीचे लाए T को वहां लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसी को यदि हम क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लगाएंगे तो T टेंड्स टू कितने पे 0, HC/T = 1/mg। तो यदि हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो मोलर मास निकल जाएगा। इसके लिए हमने कहा C और HC/T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो ग्राफ ऐसा है, एक समय की लिमिट के बाद उसको एक्सट्रापोलेट करना पड़ा है, तो वहां से आपका इंटरसेप्ट जो आएगा ये, इसी इंटरसेप्ट की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो मोलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपके कुछ मेथड्स, आपका मेन जो मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमरिक सब्सटेंस के मोलर मास का एक्यूरेट मेजरमेंट करा सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।